So, hello everyone, a very warm welcome to Hello Competition. So, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे. एंड दिस इज़ शुभ्रदीप राउत, अ फर्स्ट ईयर अंडर स्टूडेंट एट ट्रिपल आई टी रांची. और जैसे कि मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. एंड सो मैं आ गया हूँ आपके मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका काइनामेटिक्स लेके. और इसको हम एकदम ज़ीरो से उठा के एडवांस तक लेके जाएंगे. तो अच्छा, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें और बता दूं कि देखिए मैकेनिक्स जो है वो एक लैडर की तरह है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लैडर है और इस लैडर की कोई भी एक, सपोज ये एक टूट गया, तो क्या आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि आपको डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में उठना पड़ेगा? ऑफ कोर्स दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी. तो मैकेनिक्स का भी वैसा ही है. मैकेनिक्स भी एक लैडर जैसी ही है. अगर आपके मैकेनिक्स के जो मैंने चैप्टर आपको बताए थे उनमें से बीच का कोई भी एक चैप्टर आपका वीक रह जाता है तो आपकी पूरी मैकेनिक्स वीक रह जाएगी. इन शॉर्ट्स, आपको हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आप जो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते पढ़ते जाएंगे उन्हीं चैप्टर के एप्लीकेशन आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेंगे. तो मैकेनिक्स एक पूरी वेब सीरीज़ जैसी है. जैसे आप किसी वेब सीरीज़ के बीच के एक एपिसोड छोड़ देते हैं तो आपको उसके बाद का कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसी तरह मैकेनिक्स है. तो आपको डिटेल में पढ़ना है. और काइनामेटिक्स तो मैकेनिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर है, मतलब मैकेनिक्स का भी बेसिक चैप्टर है. तो काइनामेटिक जैसे आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स तो आपको फिजिक्स में जैसे आपके खून में ही आ जाएगा, इतने यूज़ होंगे. तो अगर इनके कंसेप्ट वीक रह गए तो आपको तो भारी दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए आपको काइनामेटिक्स तो बहुत ही अच्छे से करना है. और एक्चुअली आपको पूरी मैकेनिक्स ही अच्छे से करनी है, क्योंकि मैकेनिक्स का किसी भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हाई वेटेज रहता है. तो शुरू करते हैं. हाँ, एक और बात, इस कोर्स को देखने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है. नोट्स की चिंता आपको नहीं करनी है. मेरे जो ये बेहतरीन सुंदर सुंदर नोट्स हैं, मैं इनका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए, या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में इसे पढ़े, या फिर आप अपने हाथों से इसे लिख लीजिए. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिए. तो नोट्स की चिंता तो आपको करनी नहीं है. क्लास में बैठ के बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना है. और हाँ, एक और बात, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तब आपको मेरी बात माननी है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करना है. अब कोई भी रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते गए और आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तब आपको जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ तब भी आपको दिक्कत होगी. तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स का पहला चैप्टर, काइनामेटिक्स. तो हम आते हैं एकदम बेसिक डेफिनेशन में कि काइनामेटिक्स है क्या. तो काइनामेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनामेटिक्स. एक और बार, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनामेटिक्स. मतलब आपके आसपास कोई भी चीज़ जो मोशन कर रही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, रास्ते में कोई कार जा रही है, कोई आदमी चल चल के जा रहा है, ट्रेन जा रही है, मतलब कोई भी चीज़ जो मोशन कर रही है उसके स्टडी को हम काइनामेटिक्स कहते हैं. मगर इसमें हम क्या नहीं पढ़ते, हम जो चीज़ मोशन कर रही है उसके मोशन करने के कारण को स्टडी नहीं करते. मतलब सपोज आप अपने घर से किसी आपके दोस्त के घर चल के गए,
तो आप कैसे चल रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, कितनी तेज़ी से जा रहे हो, आप क्या अपनी स्पीड में कभी कमा रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो, वो सब स्टडी करेंगे। लेकिन आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जो जा रहे हो, आपको थोड़ी तो एनर्जी चाहिए होगी ना, क्योंकि आप चल के जा रहे हो। तो वो एनर्जी आपको कौन दे रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल, सपोज आपने एक बॉल को फेंक के मारा और वो बॉल उठता 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 आपके दोस्त तक गया। तो वो बॉल किस रास्ते से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, कितना समय ले रहा है, वो तो हम स्टडी करेंगे। लेकिन आपने जो बॉल को मारा, वो बॉल कितनी एनर्जी से जा रहा है, या आपने कितने फोर्स से बॉल को मारा, मतलब वो बॉल जो उड़ के गया उसके कारण को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो काइनेमैटिक्स में हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उस मोशन को जो कारण कॉज कर रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आई होप इसका बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं रेफरेंस फ्रेम में। तो आप कहेंगे भैया ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अच्छा, कुछ किताब में ये रेफरेंस फ्रेम करके लिखा होता है और कुछ किताब में फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके लिखा होता है। तो आपके पास जो भी किताब है उसमें जो लिखा है वो पढ़ी, लेकिन दोनों का मतलब एक होता है। तो सपोज इसका एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। आप बस में बैठ के जा रहे हैं, आपके बगल में आपके बड़े भैया बैठे हुए। तो आपके बड़े भैया को लग रहा है कि आप तो उनके बगल में ही बैठे हैं, मतलब आप रेस्ट में हैं। लेकिन सपोज बस के बाहर आपकी मम्मी खड़ी हुई है रास्ते में, वो देख रही है कि बस जा रहा है, बस के साथ आप भी जा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है आप मोशन में हैं। तो इसी तरह जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, तब आपके भैया कहेंगे आप रेस्ट में हैं, आपके मम्मी कहेंगे आप मोशन में हैं। तो आपके स्टेट ऑफ कंडीशन को स्टडी कैसे करेंगे? तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या मोशन को स्टडी किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है, या आप ऐसे समझिए कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वही उसके आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा है। तो फिजिक्स के टर्म में हम जनरली इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के टर्म्स में लेते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है या कहाँ से कहाँ जा रहा है। सपोज आप इस पोजीशन में हो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई कार है। ये कार इस वक्त x1, y1, z1 पोजीशन में है। कुछ देर बाद ये कार यहाँ से मूव करते करते यहाँ आ गया। ये आपका x2, y2, z2 पोजीशन हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू ये फ्रेम आप कह सकते हो कि कार का पोजीशन क्या है, कि पहले कार इस पोजीशन में था और कुछ समय बाद कार इस पोजीशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इतना एज सच कुछ इसको लेके सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि जिस फ्रेम में या सपोज जिस ग्राफ में या विथ रेस्पेक्ट टू जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख रहे हैं, वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले टॉपिक में, जो है पोजीशन वेक्टर। अच्छा भैया, अभी पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेक्टर तो डेफिनेशन से आता है कि पोजीशन वेक्टर तो एक वेक्टर हुआ जॉइनिंग द पॉइंट P। अब ये पॉइंट P क्या है? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है P, x, आपके x, y और z एक्सिस में, मतलब आपके इस फ्रेम में मैंने एक पॉइंट को लिया है P। सो द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट P विद द ऑरिजिन, आपका ऑरिजिन क्या हुआ? ये आपका ऑरिजिन हुआ O, मतलब ये 0,0,0 ऑफ द रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें एक ऑब्जेक्ट है एट P। सो इस ऑब्जेक्ट को आपके ऑरिजिन से जो वेक्टर ज्वाइन करता है उसी को आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। तो आई होप वेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को वेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता वेक्टर्स क्या है, बहुत दिक्कत आ रही है,
तो आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हम आपको वेक्टर्स के बारे में भी डिटेल वीडियो ज़रूर देंगे। तो मैं फिर कह दूँ, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सपोज एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन में है P, या फिर मतलब P तो मैंने नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, तो उस पोजीशन को ऑरिजिन से जो वेक्टर जोड़ रहा है उसी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे। तो अभी हम आज के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपने थंबनेल में भी ज़रूर देखा होगा। तो वैसे आपके जो ये पोजीशन वेक्टर, रेफरेंस फ्रेम, इनको लेके तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपके जो मैकेनिक्स को पूरा समझने के लिए या फिर आपके काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत पोजीशन वेक्टर का नॉलेज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नॉलेज भी होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे आएंगे कि भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था, क्या इतनी बेसिक चीज़ आती है? तो आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें मैं आपको जेई में, आईआईटी में आया सवाल दिया है मैंने उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आईआईटी में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बस सिंपल कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये इतना आसान है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो सपोज आपका कोई एक पार्टिकल है। अच्छा, मैं आपको दूसरे पेपर में समझाता हूँ, क्योंकि आपको इसको तो मुझे नोट्स में पीडीएफ में देना है ना, तो इसको तो गंदा नहीं कर सकते। तो सपोज आपके पास एक पार्टिकल है, ये पोजीशन ए में है और उसको एक जगह पहुंचना है, ये बी में। सपोज ये किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन हुआ। पार्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, आप भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ। तो आपको इस ए से बी में जाना है। अब इस ए से बी में जाने के तो कई रास्ते हो गए। सपोज आप ऐसे 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 घूमते घूमते गए, या फिर आप इधर से घूमते 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 इधर गए। तो या तो आप ऐसे गए या फिर आप ऐसे गए। तो आप जो एक्चुअल पाथ ले रहे हैं, मतलब आप किस रास्ते से जा रहे हैं, आप इस रास्ते से जाते 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 अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो ये जो आपका एक्चुअल रास्ता है, इसी रास्ते के लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो मतलब डिस्टेंस क्या हुआ? जिस रास्ते में आप जा रहे हैं, जो आपका एक्चुअल पाथ है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस पाथ के पूरे लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा ही होगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड है। मतलब तो ऑब्वियस बात है ना, आप कितना चल रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसे हो सकता है? मतलब वो तो एक सिंपल एक मैग्नीट्यूड है, और मतलब डिस्टेंस कभी इसलिए नेगेटिव भी नहीं होता या फिर आपका घटता भी नहीं है। डिस्टेंस हमेशा आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, अच्छा। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। तो क्योंकि डिस्टेंस आपका लेंथ है पाथ का, और लेंथ का एसआई यूनिट आपको पता ही है मीटर, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट भी मीटर है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस in a particular direction between the initial and final position। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? चलो फिर लौटते हैं हम अपने इसी डायग्राम में। तो इसमें रेड लाइन से जो है वो तो डिस्टेंस है। अब मैं आपको ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूँ। सपोज इस ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, तो आपका जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है
उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। डिस्टेंस होता है जो आप कितना भी तिरछा इधर उधर घूम के गोल गोल घूम के भले आप जाएं, जो आपका टोटल पाथ जो आप कवर करते हैं वो आपका डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो आपका इनिशियल पोजीशन है और जो आपका फाइनल पोजीशन है, इन दोनों पोजीशनों के बीच का जो सबसे छोटा सा पाथ हुआ उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, तो इसका एक बहुत ही डे टू डे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सपोज आपको अपने घर से ट्यूशन जाना है, तो आप जाते और आपको बहुत देर हो रही है, आप जल्दी जल्दी जाओगे, तब तो आप डिस्प्लेसमेंट जो आपका सबसे छोटा पाथ है, आप इधर से इधर जल्द से जल्द अपने ट्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करोगे। पर जब ट्यूशन ख़त्म हो जाती है, आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, तब क्या जल्दी है, तब तो जितना मर्जी घूमे, तब इधर से आप घूम घूम के रास्ते में थोड़े गोलगप्पे खाओगे, थोड़े समोसे खाओगे, घूम घूम के आप अपने घर तक आ सकते हो। सो जस्ट फॉर अ जोक मैंने एग्जांपल दे दिया। सो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम डिटेल में दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह से मेजर कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी जब आपकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो जाती है फिजिक्स में, तब डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का एक और तरीका है, उसे भी हम देखते हैं। अच्छा, इट इज ऑल्सो द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या फिर आपका फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो इसे भी थोड़ा समझते हैं। सपोज आपका एक रेफरेंस फ्रेम है, मैं अभी फॉर मतलब आसानी के लिए एक्स और वाई एक्सिस से दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन करते समय जेड एक्सिस भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हुई तो। सपोज आपका एक बॉडी यहाँ कहीं पे है, सपोज ये पी पॉइंट है, और ये सपोज आपका फॉर एग्जांपल लेता हूँ 2,1 में है, और ये बॉडी चलते 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 आपका यहाँ कहीं क्यू पोजीशन में आ गया, जो आपका 1,1 है। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। अब आपको पूछा कि भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर कीजिए, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर कितना होगा आपका 2i कैप प्लस j कैप। यहाँ से यहाँ वेक्टर खींचिए। अच्छा, ये ज़रा मेरा थोड़ा डायग्राम में गलती हो गई, ये इसको 1,1 तो नहीं कह सकते, इसको 1,1/2 कह देते। चलो, क्योंकि आपको दिख रहा है वाई एक्सिस में थोड़ा डिफरेंस तो आया है। अच्छा, ये वेक्टर कितना होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा i कैप प्लस हाफ j कैप। अच्छा, तो आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। मैंने अभी क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन क्या है, आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या फिर आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका फाइनल पोजीशन क्या है, तो आपको अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को बोले, क्या करोगे, आपका फाइनल पोजीशन क्या है, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या मैंने बोला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका फाइनल पोजीशन क्या है, आपका i कैप प्लस हाफ j कैप, और आपका इनिशियल पोजीशन क्या है 2i कैप प्लस j कैप। तो ये आपका कितना आता है, आपका माइनस i कैप माइनस हाफ j कैप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर आपने थोड़ा भी चला है तो डिस्टेंस तो आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, मगर आपका डिस्प्लेसमेंट कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में चला। इसीलिए मैंने इसके फर्स्ट डेफिनेशन में ये भी लिखा था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कभी कभार आपके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है।
इसका और थोड़ी सी बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है ना, आपके शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है, तो इसका यूनिट भी मीटर ही है। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है, आप ज़रूर जाके वहाँ पे कमेंट करें। अच्छा, तो अब समय है थोड़े सवाल करने के। तो ये सवाल हम थोड़ा बाद में करते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, तो उससे पहले हम एक आसान सवाल कर लेते हैं। अच्छा, an old person moves on a semi-circular track. ढंग से सवाल को पढ़िए। On a semi-circular track of radius 40 meter during a walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person. So आपको क्वेश्चन देख लिया। मैंने इससे पहले आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझाया था। तो मैंने आपको कहा था कॉपी पेन लेके बैठिए। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं 5 तक गिनता हूँ, आप उसके बीच में वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको जितना भी टाइम लगे शांति से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके इसका आंसर, और अगर आपको क्वेश्चन ना आया हो तो उसका सोल्यूशन देखिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो सेमी सर्कुलर ट्रैक कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है आपका सेमी सर्कुलर ट्रैक। सो सपोज यहाँ पे आपका ओल्ड मैन है, यहाँ पे आपके ओल्ड मैन है। तो आपके जो ओल्ड मैन है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलते 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 इस पोजीशन में आ जाएंगे। सपोज ये आपका पोजीशन ए है, ये आपका पोजीशन बी है। तो आपको बताना है कि उन्होंने जो ये ट्रैवल किया इसमें उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया और उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है आपका 2πr। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिया गया है, इसका रेडियस इसका रेडियस हमको दे दिया गया है 40 मीटर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr सर्कल के लिए, लेकिन यहाँ तो इस व्यक्ति ने केवल आधा ही सर्कल ट्रैवल किया है, तो इसके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी आधा ही होगा। और क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ से ट्रैवल करते करते आया है और मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ उस व्यक्ति ने ट्रैवल किया है उसका लेंथ है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आएगा? अगर पूरा सरकमफेरेंस 2πr है तो आपका जो आधे सरकमफेरेंस का लेंथ होगा वो केवल आपका πr होगा। और पाई का फॉर्मूला हमें पता है 3.14, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 40 मीटर। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 126 मीटर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अगर आपका आंसर 126 मीटर आया है अप्रॉक्स, तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो अब चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, व्यक्ति यहाँ से घूम घूम के थका हारा यहाँ पहुँच गया। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ का सीधा पाथ, ऑफ कोर्स। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कहा है जो इनिशियल पोजीशन है
और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का सबसे छोटा सा शॉर्टेस्ट सा पाथ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो केवल आपका इतना सा ही होगा, तो जो कि क्या है, इस हाफ सर्कल का डायामीटर है। तो आपको डायामीटर पता है 2 इंटू रेडियस होता है। तो अगर इतना डिस्टेंस 40 मीटर है तो ये पूरा डिस्टेंस तो आपका 80 मीटर होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 इंटू आर विच इज़ 2 इंटू 40 मीटर विच इज़ 80 मीटर। सो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और ये क्वेश्चन देखिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अगले क्लास में आपको ज़रूर ये क्लियर कर दूँगा। तो अब आते हैं हमारे जो कि फर्स्ट सवाल था, जो कि छूट गया था क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको उसके, क्योंकि वो पिछला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल था, उसके बाद करेंगे। सो अ मैन हैज़ टू गो, अच्छा, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड. What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement from his house to the field? तो एक आदमी है अच्छा, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अभी आपको फिर से वैसा ही करना है। आपको वीडियो को पॉज करना है और शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको फिर से वीडियो को चला के इसका आंसर देखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन ना हो पाया तो कोई बात नहीं, हम तो बस अभी अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आप वीडियो को ऑन करके सोल्यूशन देख लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार क्वेश्चन को अपने से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने अब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन में जाते हैं। अच्छा, तो क्या दिया हुआ है, एक आदमी है जो 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। सो आई होप आपको जो आपके डायरेक्शन है वो पता होंगे। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। तो एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। आप बोलेंगे भैया आप तो बूढ़े आदमी को भी ऐसे ही ड्रॉ किए थे, तो कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, आप मैनेज कर लीजिए। तो एक आदमी है जो यहाँ से 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है, ये उसका नॉर्थ डायरेक्शन हुआ। यहाँ से 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो आपका ईस्ट डायरेक्शन तो ये हुआ। तो यहाँ से वो 40 मीटर जाता है ईस्ट की ओर, और इधर से आपका 20 मीटर ड्यू साउथ, तो आपका 20 मीटर वो साउथ डायरेक्शन की ओर बढ़ता है। और यहाँ पे कोई खेत है, कोई फील्ड है, उसको शायद क्रिकेट खेलना होगा या फुटबॉल खेलना होगा, इसलिए वो आना चाहता होगा। सो यहाँ वो आ जाता है और मस्ती से अपने दोस्तों के साथ खेलता है, जैसे आप भी कभी कभी खेलते होंगे कोरोना के पहले। तो कोई बात नहीं, हाँ अभी हम होप करते हैं कि जल्द से जल्द ही पैंडेमिक भी ख़त्म हो जाए और आप अपने पुराने लाइफ में लौट पाए, अपने दोस्तों के साथ खेल पाए। सो अभी तो पढ़ाई ही करनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना उसने चला। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो उसने जो एक्चुअल पाथ यहाँ से वो चला है, उसका एक्चुअल लेंथ आपको लिखना है। तो उसने कितना चला, सो आपका डिस्टेंस इतना होगा। यहाँ से उसने 50 मीटर चला, सो 50 मीटर, इतने, फिर उसने 40 मीटर चला, तो 40 मीटर, फिर उसने 20 मीटर चला, 20 मीटर। तो आपका कुछ 110 मीटर आंसर आने वाला है। अगर आपका आंसर 110 मीटर आया तो बधाई हो, आपका आंसर सही आया। अगर आपने क्वेश्चन गलत भी आंसर आया तो आप सोल्यूशन को देखिए और ज़रूर सीखिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो थोड़ा ट्रिकी सा पोर्शन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि अब पिछले क्वेश्चन में तो बस आपको शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ देना था, यहाँ भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ का ही लेंथ देना है, लेकिन आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा।
आप बस ऐसे कह के नहीं छोड़ सकते कि उसने इतना, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, क्योंकि वो तो अलग अलग डायरेक्शनों में चला ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डायग्राम से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर उसका इनिशियल पॉइंट ये है और उसका फाइनल पॉइंट ये है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको इसकी लेंथ पता करनी होगी, तो चलिए पता करते हैं। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। सो बाय डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा कि वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। तो वो जो नॉर्थ से ईस्ट गया, मतलब वो यहाँ से जो ईस्ट गया, वो तो ईस्ट से और वेस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ा ही नहीं। नॉर्थ से, इधर से नॉर्थ गया, यहाँ से ईस्ट गया, फिर यहाँ से, तो इसका जो गैप है वो तो अभी भी 40 मीटर ही है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 40 मीटर। अच्छा, अब इतना डिस्टेंस था आपका 50 मीटर, वो 20 मीटर चल के आया, तो आपका बाकी का जो ये डिस्टेंस है वो आपका हो गया 30 मीटर। अच्छा, और आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये तो राइट एंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम तो आपका प्रिय थ्योरम है, आपने बचपन से कर करके आप तो मतलब इसके मास्टर हो गए हो। तो अगर आपका ये साइड 30 मीटर है और ये साइड 40 मीटर है, इसका लेंथ कितना होगा, तो हम निकालते हैं। सपोज इसको हम L पकड़ते हैं, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो L स्क्वायर, अब इसको निकालोगे तो 900 प्लस 1600, तो आपका L स्क्वायर आ जाएगा आपका 2500, तो आपका L आ जाएगा आपका 50 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 50 मीटर आया। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ 50 मीटर लिखना ही सफिशिएंट तो है नहीं, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि 50 मीटर किस डायरेक्शन में। तो वो आप कैसे मेंशन करोगे? अच्छा, इतना तो आपको पता है कि आपको आप ये एरो देखो, ये एरो किस डायरेक्शन में है। ये लगभग ऐसे ही किसी डायरेक्शन में है ये एरो। आप फिर से देखो, ये एरो ऐसी, मतलब ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कुछ ऐसा एरो है। तो ये डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी आपको एंगल स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि सपोज आपका एरो यहाँ कहीं आता वो भी नॉर्थ ईस्ट होता, आपका एरो यहाँ कहीं आता वो भी नॉर्थ ईस्ट होता। तो आपको ये एंगल स्पेसिफाई करना होगा। तो वो कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। सपोज इस एंगल को आप थीटा पकड़ लो, थीटा, तो आप यहाँ पे tan थीटा निकालो, कितना हुआ आपका tan थीटा हुआ 30/40 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आप थीटा आपको मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, आपको एंगल भी मिल गया। तो बस आपको डायरेक्शन भी मिला है, आपको मैग्नीट्यूड भी मिला है, मतलब आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो आप अब यहाँ पे लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आपका 50 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका आंसर हुआ। अगर यही आपका आंसर था तो बहुत बढ़िया, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, शुरू में हर किसी से गलतियां होती है, हमसे भी हुई है। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और आप एक और काम कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे करके इस क्वेश्चन का सलूशन फिर से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पूरे नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। इसके साथ आपका होमवर्क भी दिया जाएगा, और यही हमारे चैनल को यूनिक करता है, क्योंकि हम आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं देते, पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि उससे रिलेटेड होमवर्क भी देते हैं, ताकि आप पढ़ें, होमवर्क करें, और जो पूरा आपका लर्निंग का प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर सकें।
तो उस होमवर्क में आपके आंसर्स भी दिए होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाएं, आंसर्स को देखिए, होपफुली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में आके लिखिए, अगले वीडियो में मैं श्योरली आपके क्वेश्चंस को ले लूँगा और आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।